मूवी की शुरुआत में हम तेजी से जाते हुए किसी नीले रंग की रोशनी को देखते हैं। इसके तुरंत बाद जिया नाम के किसी बुजुर्ग आदमी को हम देखते हैं जिसे कुछ बुरा घटने का एहसास हो रहा था। हम देखते हैं कि वो नीले रोशनी के रूप में एक जानवर की आत्मा होती है जो किसी जी नाम की गार्डन की जगह पे आई होती है। तभी महल की छत पर से उसे कोई लड़की देख मुस्कुराने लगती है, पर तभी इसी बीच वो बुजुर्ग आदमी भी आ जाता है जिसका काम आत्माओं को पकड़ना होता है। वो लॉर्ड फे को किसी आत्मा के पास होने के बारे में बताता है, पर उनके पास में बैठी हुई जॉन नाम की लड़की की तरफ वो इशारा करते हैं, पर ये सारे लॉर्ड उसकी बातों को अनदेखा करते हैं और वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तो वही दूसरी तरफ और जंगल में हम किसी जानवर को भागते हुए देखते हैं जिसका पीछा वही बुजुर्ग आदमी कर रहा होता है। वो अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से उसे भागने से रोक लेता है, पर उसे वो ना मारे इसकी विनती करने लगता है और इसी कश्मकश में वो जानवर वहाँ से भागने में कामयाब होता है और अपनी शक्तियों से जियांग को किसी भ्रम में भेज देता है। पर जियांग इससे भी बाहर निकल आता है, पर उसे बेहोश कर उसे पकड़ते हुए किसी सेना को सामने से आता हुआ देखता है जो जंगल में शिकार करने के लिए निकले होते हैं। उसके बाद हम किंग वुचैंग को देखते हैं जो उससे जंगल में आने का कारण पूछते हैं। जियांग राजा को उस आत्मा को पकड़ने का कारण बताता है, लेकिन राजा का मंत्री जी चैंग, जिसे ऑल ऑफ द वेस्ट कहा जाता था, वो कोई रिचुअल परफॉर्म करते हुए उन्हें बताता है कि उस जानवर की आत्मा ना तो अच्छी है ना ही बुरी और इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। और साथ ही साथ उन्हें ये भी बताता है कि इस तरह के आत्माओं को स्वर्गलोक वाले ही बनाते हैं। अब इसे सुन के सब लोग अपने अपने रास्ते जाने के लिए निकलते हैं। ये बात सुन के जियांग भी उस आत्मा को आखिरी मौका देकर आजाद कर देता है। थोड़ी देर के बाद वापस हम कुछ सिपाहियों को देखते हैं जिन्हें गांव जाकर दाजी नाम की लड़की को लाने के आदेश दिए गए थे। दाजी दरअसल एक पावरफुल मेज यानी जादूगर जिसे राजा ने आने वाले खतरे के बारे में जानने के लिए बुलाया था, लेकिन तूफान ज्यादा होने के कारण सारे सिपाही वहीं पे रात में रुकते हैं। दूसरी रात हम दाजी को देखते हैं। दाजी अपने चेहरे पर किसी नुकीली चीज का निशान बना रही होती है और उसी आईने में उसे किसी जानवर की आत्मा दिखाई देती है जो देखते देखते दाजी के शरीर में समा जाती है। अब अगले दिन सारे सिपाही उसे लेके अपने राजा यानी किंग जाओ के राज्य में निकल पड़ते हैं और वो सीधा देजी को राजा जाऊ से मिलने के लिए महल लेके जाते हैं। राजमहल में काफी जश्न का माहौल था क्योंकि किंग जाऊ की वुनचुक राजा की बहन यिंग से शादी हुई थी। किंग जाऊ अपने पत्नी की खूबसूरती से काफी खुश उसे तोहफे में काफी बड़ा महल भेंट करते हैं और उसे द लेडी ऑफ द वेस्ट पैलेस का नाम भी दिया जाता है। पर ये सब कुछ देख दाजी काफी गुस्सा हो रही थी। इसी बीच में राजा को दाजी के आने के बारे में बता दिया जाता है, जिसके जवाब में वो दाजी को आज रात महल में ही रुकने के लिए कहते हैं। हम राजकुमारी यिंग को देखते हैं। उसे लग रहा होता है कि राजा ने उससे शादी उसके भाई राजा वांचुक के कारण ही की हुई है और उसे यही लग रहा था कि राजा जाऊ के दिल में उसके लिए कोई भी जगह नहीं है, लेकिन वो उन्हें ये बातें बताती नहीं है। जबकि दूसरी तरफ हम दाजी को अपने कमरे में देखते हैं। उसे किंग जाऊ के साथ पैसा और शोहरत चाहिए था और वो हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने वाली थी। तभी उसे छत के ऊपर से गुंजोन की आत्मा दिखाई देती है। देजी उसका यहाँ पे आने का कारण पूछने लगती है। इसके जवाब में वो बताती है कि वो उसकी मदद करने के लिए आई है। अब ये सीन बदलकर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पे किसी भयानक गुफा में महादेवी नुआ की मूर्ति दिखाई देती है जो कि शैंग डायनेस्टी के राजा जाओ की हुकूमत को खत्म करने के आदेश दे रही होती है। इसी दौरान देजी को भी पता चल जाता है कि बुरे आत्मा को पकड़ने वाला वो बुजुर्ग यानी जियांग वो भी अभी इसी महल में आया है। उसका सच कभी भी दुनिया के सामने आ सकता है और इसी के चलते अब देजी को उसकी सहायता लेनी पड़ती है। अब अगले दिन सुबह दरबार में हम बोई नाम के आदमी को देखते हैं। बोई के पिता चैंग थे जिन्होंने भविष्यवाणी की होती है कि किंग जाऊ अभी जल्द ही एक दुष्ट राजा में बदलने वाला है और लोगों को काफी मुसीबत में डालेगा, जिसके चलते जियांग को जेल में डाल दिया गया था और बोई उसी की माफी राजा से मांगने के लिए आया था कि उसके पिता को छोड़ दिया जाए। पर राजा उसकी ये बात एक शर्त पर मानते हैं कि उसे उनकी पत्नी यिंग को संगीत सिखाना होगा और बोई मान जाता है। अब थोड़े समय के बाद हम जियांग को हम राजा वुनचुक से बात करते हुए देखते हैं, जो राजा वुनचुक से मिलता है और उसे बताता है कि किंग जाओ के आसपास किसी बुरे स्पिरिट का साया है जो आगे जाके खतरा बन सकता है और उन्हें जल्द ही कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। तो वही दूसरी तरफ हम बोई को यिंग को संगीत सिखाते हुए देखते हैं और यहाँ पता चलता है
दोनों भी एक दूसरे को पहले से जानते थे। इसी दौरान राजा झाऊ को उनके कमरे की तरफ जाते हुए देजी दिखाई देती है, जो अपने शक्तियों से उन्हें अपने वश में करने की कोशिश कर रही होती है कि तभी यिंग बाहर आ जाती है। उसे देख देजी छुप जाती है। इसी दरम्यान बोई के पिता शैंग को अभी भी सजा हो रही थी क्योंकि उन्होंने वो भविष्यवाणी की थी। तो वही दूसरी तरफ हम बोई और यिंग को साथ में देखते हैं। दोनों भी अतीत में काफी अच्छे दोस्त होते हैं और उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पे देजी आ जाती है और वो यिंग के शरीर को अपने वश में करती है और बोई को अपने पास खींचने लगती है, लेकिन बोई दूर हो जाता है। ये देख वो बोई के ऊपर भी जादू करती है और वो दोनों भी एक दूसरे को गले लगाते हैं, लेकिन तभी किंग झाऊ वहाँ पे आ जाता है और ये सब कुछ देख बोई को जेल में डाल देता है और यिन के लिए जो प्यार था वो पूरी तरीके से नफरत में बदल जाता है। हालांकि देजी ने यिन के शरीर पर कब्जा कर लिया था, इसीलिए वो जाने के बाद यिन को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन जो जियांग बुजुर्ग रहते हैं उन्हें इसके पीछे किसी और का हाथ लगता है। अब उसी रात देजी गुंजुआंग के साथ बात कर रही होती है कि तभी किंग झाऊ आ जाते हैं नशे की हालत में और वो दोनों भी इंटीमेट होते हैं और उन दोनों का भी अफेयर शुरू हो जाता है और इनको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो वही दूसरी तरफ जियांग बोई को उसके साथ हुए हादसे के बारे में पूछ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन बोई उन्हें कहता है कि वो कभी भी यिंग को अपमानित नहीं कर सकता, उसे पता नहीं क्या हुआ था जिसके कारण उसने ये सारी हरकतें की थी। लेकिन जियांग उसकी आंखों में ध्यान से देखने लगते हैं और उन्हें उसकी आंखें लाल होती हुई दिखाई देती है और वो समझ जाते हैं कि इसके ऊपर जादू किया गया था। इसी दरम्यान देजी यिंग के पास आकर उसके और बोई के बीच में जो बातें हुई थी वो बताती है, जिसे सुनकर यिंग को काफी गुस्सा आता है और उसे थप्पड़ लगाती है और किंग झाऊ ये देख लेता है। वो ऑलरेडी यिन के ऊपर काफी गुस्सा था उस हुई घटना के कारण और अब जाके वो यिन को महल से बाहर निकाल देता है। अब ये बात जब किंग वूचैन यानी यिंग के भाई को पता चलती है तब वो काफी गुस्सा हो जाते हैं और यही बात वो बुजुर्ग जियांग को बता रहे होते हैं कि दाजी को मारने के चक्कर में ही यिन को बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन ये बात सुनते ही जियांग हैरान होता है क्योंकि दाजी तो काफी सालों पहले ही मारी गई थी और यहाँ पे उन्हें पता चलता है कि उसके मरने के बाद अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वो वापस जिंदा हुई और किंग झाऊ को वो अपने वश में कर रही है और अपने जैसे कई और रूह को उनके पास बुलाती है। अब जियांग को ये पता चलने के बाद वो उसे लड़ने के लिए जाते हैं और उनकी मुलाकात गुंजुआन से होती है। ये भी एक रूह होती है, वो उससे लड़ने लगते हैं। इन दोनों की भी काफी घमासान लड़ाई होती है, लेकिन गुंजुआन की शक्तियों के सामने जियांग ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते, पर क्योंकि राजा अभी भी तेजी के वश में होते हैं उन्हें वहां से वापस जाना पड़ता है। अब गुंजुआन को थोड़ी देर के बाद होश आता है और अपने सामने खड़े सारे सिपाहियों को वो मार देती है। अब यहाँ पे जियांग आते हैं और तेजी की सच्चाई बताते हैं, लेकिन ये सच साबित करने के लिए उनके पास कोई भी सबूत नहीं होता। यहाँ पे किंग झाऊ पूरी तरीके से देजी के वश में थे और वो उसे ही द लेडी ऑफ वेस्ट पैलेस बनाने का आदेश देते हैं, पर जियांग ये सारी चीजें रोकते हुए उन्हें कहता है कि ये पद सिर्फ क्वीन यिंग का ही है और क्वीन यिंग को महल में वापस लाने की इजाजत मांगता है। अब दाजी के ही कहने पर यिंग को वापस लाने की इजाजत दे देते हैं। अब यहाँ पे जियांग यिंग की सुरक्षा के लिए उसे एक आईना देते हैं। अब यहाँ पे यिंग महल में वापस आके बोई से मिलने आती है और उसे जेल से भगाने का इंतजाम करती है। इसीलिए वूचैंग जो उसके भाई रहते हैं वो भी सारे सिपाहियों को हटवा देते हैं। बोई के साथ साथ उसके पिता को भी छुड़वा देते हैं। फिर जियांग और वूचैंग उसी गुफा में आते हैं जहाँ पे सालों से देजी ने तपस्या करके वो शक्तियाँ पाई थी। उस जगह पे और भी काफी सारे स्पिरिट्स थे जिससे देजी को शक्तियाँ मिलती थी और यहाँ पे जियांग एक एक करके उन सारे स्पिरिट्स को मारने लगता है। देजी अपने असली रूप में आकर यिन को उसके कमरे में मारने के लिए आती है। यिंग डरते हुए उसे आईना दिखाती है, लेकिन उस आईने का भी उसके ऊपर कुछ भी फायदा नहीं होता। लेकिन तभी किंग झाऊ उसी के कमरे में आते हुए देखते हैं। ये देख देजी अपने नॉर्मल रूप में आ जाती है। दरअसल किंग झाऊ यिंग के ऊपर काफी गुस्सा थे क्योंकि उसने बोई और उसके पिता को जेल से भगा दिया था। इसी कारण से वो यिंग को भी कैद करने का आदेश देते हैं। अब यहाँ पे अगले दिन कैद खाने में दाजी बोई को मारे जाने के बारे में यिन को बताती है, जिसे सुन यिन को काफी दुख होता है। पर उसी दरम्यान गुंजुआन आके देजी को गुफा में उसी के लोगों के मारे जाने की खबर उसे देती है, जिसे सुन के वो काफी गुस्सा हो जाती है। अब यहाँ पे वूचैंग को अपनी ही बहन यिंग के कैद खाने और बुई के मौत के बारे में पता चल जाता है, जिसे सुन वो राजा झाऊ के ऊपर काफी क्रोधित हो जाता है और उसके खिलाफ जाने लगता है।
महल में हम गुंजुआन को लेडी जिया के शरीर के जरिए राजा के करीब आने की कोशिश करते हुए देखते हैं कि तभी वहाँ पे वूचंग अपनी सेना लेकर महल में घुस आता है। लेकिन तभी गुंजुआन जिया के शरीर से बाहर निकल आती है, पर अपने आप को इस हालत में देख वो दाजी पर हमला करने बढ़ती है। पर राजा झाऊ उसके सामने आ जाते हैं और गलती से उसके हाथ में रखे चाकू से उस पर वार कर देते हैं। दाजी राजा के सामने उसकी असलियत ना आए इसीलिए उन्हें बेहोश कर देती है। और तभी अचानक से हम इन सभी को एक जगह पे पाते हैं जिधर दाजी अचानक से किसी विशालकाय शैतान को अपने मदद के लिए बुलाती है और तभी जियांग उस शैतान से लड़ने लग जाते हैं। इन दोनों की भी काफी घमासान लड़ाई होती है जहाँ पे जियांग उस राक्षस के सामने काफी हारने लगते हैं। लेकिन इनकी काफी लड़ाई के बाद फिर जियांग अपने शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करते हुए उसे खत्म कर देने में कामयाब हो जाते हैं। आगे जियांग अपने मंत्रों के जरिए गुंजुआन को नरक में भेज देते हैं और दाजी पर भी वो हमला करने जाते हैं, पर सिपाहियों के बीच में आने से देजी वहाँ से बच के भाग निकलती है। हम वूशान को जिशान के साथ मिलकर खुद की सेना बनाते हुए देखते हैं जिसकी खबर किंग जाओ को मिल जाती है, पर क्योंकि उनकी मदद जियांग भी कर रहे होते हैं उन्हें अपनी सेना को और मजबूती देने के लिए किसी की जरूरत पड़ने वाली थी। अब देजी उन्हें एक किला बनाने का सुझाव देती है जिसके जरिए वो कुछ रिचुअल्स करके इमोर्टल्स को अपनी मदद के लिए बुला सकती थी। कुछ समय के बाद इनका किला खत्म हो जाता है और जियांग भी किंग जाओ के ऊपर हमला करता है। ये देख किंग जाओ देजी को इमोर्टल्स को जल्द से जल्द बुलाने के रिचुअल्स परफॉर्म करने कहता है और देखते ही देखते सारे इमोर्टल्स जगने लगते हैं। हम उन सभी इमोर्टल्स को धरती पर आता हुआ देखते हैं। तो यहाँ पे देजी चालाकी से इमोर्टल की शक्तियाँ अपने अंदर ले लेती है और वो खुद किंग जाओ को छोड़ शक्तिशाली बनने लगती है। अब यहाँ पे किंग जाओ को देजी की सच्चाई पता चल जाती है और अपने गलती का एहसास होने लगता है और अपने पत्नी यिंग के ऊपर किए गए अत्याचार के लिए वो उससे माफी मांगने जाते हैं। लेकिन यिंग अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है और उधर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ये देख किंग जाओ काफी गुस्सा हो जाते हैं और देजी पर वार करने के लिए जाती है, पर देजी पर उसका कोई असर नहीं होता। फिर हम जियांग और देजी को लड़ते हुए देखते हैं। देजी उन्हें अपने साथ किसी भ्रम की दुनिया में लेके जाती है और उन पर अपनी शक्तियों से वार करने लगती है, पर जियांग उसके भ्रम से एक ही वार में बाहर आ जाते हैं और अपने मंत्र से देजी को हरा देते हैं और देखते ही देखते उसके ऊपर काफी वार करने लगते हैं। अब हम देजी को जमीन पर पड़ा हुआ देखते हैं जो मरने के पहले अगले जन्म में इंसानी रूप में जन्म लेने की इच्छा बताती है और मूवी के अंत में जियांग राजो को बताता है कि ये सारी चीजें उनके द्वारा की गई गलतियों का ही नतीजा है और मूवी इधर ही खत्म हो जाती है।